सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। रुद्राज कन्वेंशन सेंटर में दिव्यांगता में क्षमता के दर्शन का भव्य आयोजन। 6 राज्यों के दिव्यांग प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। IIT BHU के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स शुरू। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर मीडिया से रूबरू हुए कांग्रेस जन, उठाए 9 सवाल। और काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल रंग चित्रण कार्यशाला। और अब समाचार विस्तार से। रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में 6 राज्यों से आए दिव्यांग कलाकारों ने गायन, वादन एवं नृत्य की विधाओं का अद्भुत प्रदर्शन कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के एवं उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संयुक्त रूप से समेकित क्षेत्रीय कौशल विकास, पुनर्वास एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण केंद्र CRC लखनऊ द्वारा दिव्यांगता में क्षमता के दर्शन के मंतव्य से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा राज्य के सैकड़ों कलाकारों की आंतरिक क्षमता का प्रदर्शन किया गया। रुद्राक्ष ऑडिटोरियम में 6 राज्यों से आए हुए प्रतिभागियों द्वारा गायन, वादन, नृत्य एवं समूह कला का प्रदर्शन किया गया, जिसमें रीनी भट्टाचार्य द्वारा पियानो वादन, अनन्या भारद्वाज द्वारा शास्त्रीय संगीत, शाइस्ता परवीन द्वारा संगीत गायन, जीवन ज्योति विशेष विद्यालय वाराणसी के दृष्टि दिव्यांग छात्राओं द्वारा समूह नृत्य, जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूट के प्रतिभागियों द्वारा सामूहिक योग विद्या प्रदर्शन, नववाणी स्कूल वाराणसी के प्रतिभागियों द्वारा समूह नृत्य, कोरोक विश्वास द्वारा नृत्य, मानसी श्रीवास्तव द्वारा भरतनाट्यम नृत्य, रिम्पा राय द्वारा नृत्य, इंस्टीट्यूट फॉर द हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपुल के प्रतिभागियों द्वारा समूह नृत्य, किरण सोसाइटी वाराणसी के प्रतिभागियों द्वारा समूह नृत्य, झारखंड दिव्यांग समिति झारखंड के प्रतिभागियों द्वारा झारखंड लोक नृत्य कला का प्रदर्शन एवं सत्या सागरिका के द्वारा नृत्य कला का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में कोरियोग्राफर के रूप में रानी खानम के साथ उनकी टीम ने सभी दिव्यांगजनों को दिव्यतम प्रतिभाओं के प्रदर्शन हेतु पारंगता प्रदान की, जिसके फलस्वरूप सभी प्रतिभागियों ने अपनी दिव्यतम कलाओं का प्रदर्शन कर उपस्थित जनमानस को मंत्रमुग्ध कर दिया। IIT BHU के इंडोर स्टेडियम में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हुई। IIT BHU के इंडोर स्टेडियम में शनिवार से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत हो गई। वाराणसी में कुश्ती और योग की प्रतियोगिताएं IIT BHU में होनी है। इसके पहले शुक्रवार को पहलवानों का वजन हुआ और सभी की कैटेगरी मिली थी। शनिवार सुबह 9 बजे मुकाबले शुरू हुए। इस आयोजन के लिए BHU में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खेलों को बढ़ावा देने और इंसान को स्वस्थ रखने की दिशा में शुरू किए गए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 के कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को IIT BHU में हुआ। इस आयोजन में खिलाड़ियों ने अपने दमखम का परिचय दिया। अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप मैट पर होने वाले विभिन्न कैटेगरी के मुकाबलों में 240 खिलाड़ी अपना दम दिखाएंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 की कुश्ती प्रतियोगिता के लिए काशी के भी 5 खिलाड़ी जोर आजमाइश करते दिखाई देंगे। पदक के लिए अलग अलग कैटेगरी में महिला पहलवान में मानसी सिंह, पुरुष वर्ग में अभिषेक यादव, अजीत कुमार, अश्विनी कुमार, मुकुल मिश्रा हिस्सा ले रहे हैं। इस गेम में हिस्सा लेने के लिए वाराणसी पहुंच रहे खिलाड़ियों ने 25 तारीख से ही वार्म अप शुरू कर दिया था। इसके बाद सभी का फिटनेस टेस्ट और वजन हुआ, जिसके बाद खिलाड़ियों को कुश्ती की अनुमति दी गई। भारतीय खेल प्राधिकरण और यूपी खेल निदेशालय के समन्वय से प्रदेश में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 2 खेल, कुश्ती और योग प्रतियोगिता IIT BHU के बहुउद्देशीय हॉल में हो रही है। यहीं पर समापन समारोह भी होगा। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी RP सिंह ने बताया कि 26 से 29 मई तक कुश्ती और 1 से 3 जून तक योग प्रतियोगिता होगी। 503 खिलाड़ियों और कर्मचारियों की IIT BHU के अतिथि गृह में रहने की व्यवस्था की गई है। आयोजन के लिए बहुउद्देशीय हॉल को चुना गया है। 2 मंजिला इंडोर हॉल, 4 कोर्ट बैडमिंटन हॉल, जहां गद्दे पर कुश्ती हो रही है। क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी ने बताया कि कुश्ती में ओलंपिक स्तर के गद्दे और खिलाड़ियों के किट लखनऊ से आए हैं। आगे चल, थोड़ी सी आगे चले। के लिए अपने आप को तैयार रखिए।
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा मोदी सरकार के 9 वर्ष की विफलताओं को रेखांकित करने के उद्देश्य से पूरे देश में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के दौरान की विफलताओं को रेखांकित करते हुए देश की जनता को मोदी सरकार की कथनी करनी को उजागर करने हेतु पूरे देश में प्रेस वार्ता किया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने कहा कि याद कीजिए 2014 का वो नारा, हम मोदी जी को लाने वाले हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। आज 9 साल बाद इस नारे के सरोकार के सार को जानते हैं। 9 सालों में इस नारे की 9 सवालों से तलाशी लेने का वक्त है। मोदी जी को कौन लाया और मोदी जी किसके लिए अच्छे दिन लेकर आए। मोदी जी ने देश की गृहिणियों के लिए बेतहाशा महंगे दिन परोसे, युवाओं के लिए बेरोजगारी भरे दिन, अर्थव्यवस्था के लिए मंदी भरे दिन, देश के सांप्रदायिक सौहार्द के लिए नफरत भरे दिन, किसानों के लिए दुख दर्द भरे दिन, देश की सीमाओं के लिए असुरक्षा भरे दिन, महामारी की विभीषिका में मजदूरों के दर बदर भटकने के दिन और संवैधानिक संस्थाओं के लिए दमन भरे दिन परोसे गए। अर्थात अच्छे दिनों के नाम पर देश का बुरा हाल किया और इस नारे की आड़ में अपने धन्ना सेठ दोस्तों को मालामाल कर दिया। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर हुए हैं और गरीब सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या महिलाओं के अच्छे दिन आए? नहीं, उनके तो महंगाई से महंगे दिन आपने परोस दिए, युवकों के बेरोजगारी दिन भरे परोस दिए, किसानों की आमदनी 27 रुपये प्रतिदिन रह गई प्रधानमंत्री जी, और आपके धन्ना से दोस्त 609 नंबर के धनपति से विश्व के दूसरे नंबर के धनपति बन गए। 12 लाख करोड़ की नेटवर्थ हो गई। ये देश आपसे जानना चाहता है। संवैधानिक संस्थाओं के दमन भरे दिन आपने प्रधानमंत्री जी ला दिए। देश के छोटे मझोले उद्योगों के मंदी भरे दिन आपने परोस दिए प्रधानमंत्री जी। तो ये देश 9 सवालों से आपके काम की तलाशी लेना चाहता है और वो ये तय करता है कि आप इन 9 सवालों की तलाशी में खरे नहीं उतरे। इस देश की अर्थव्यवस्था को आपने गर्त में डाल दिया प्रधानमंत्री जी। चीन भारत की सीमा में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है, मगर आप क्लीन चीट उसको दे देते हैं। लाल आंख कब दिखाएंगे प्रधानमंत्री जी जो आपने देश को वादा किया था? तो ऐसे प्रासंगिक 9 सवालों को लेकर समूचे देश में आज कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है और प्रधानमंत्री जी से 9 सवाल पूछे। आईसीएमआर स्टेमी केयर प्रोजेक्ट पर प्रदेश स्तरीय बैठक व प्रशिक्षण कार्यशाला का बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उद्घाटन हुआ। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर सभागार में कल आयोजित आईसीएमआर स्टेमी केयर प्रोजेक्ट पर प्रदेश स्तरीय बैठक व प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने कहा कि इस प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्देश्य हृदयाघात के मामलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ देने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सक व नर्स को विस्तृत जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए स्पोक जिला चिकित्सालय व स्वास्थ्य केंद्र एंड हब मेडिकल कॉलेज सेंटर को मजबूत करना होगा। सेंटर पर ईसीजी जांच, निदान, इंजेक्शन, थ्रोम्बोलिसिस थेरेपी सहित अन्य आवश्यक संसाधनों की 100% उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। वहीं इस कार्यशाला का संचालन कर रहे प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन ने स्टेमी केयर प्रोजेक्ट के स्पोक एंड हब के लिए डाटा एंट्री ऐप व व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में जानकारी दी। इस ऐप और व्हाट्सएप ग्रुप से आईसीएमआर, आईएमएस के विशेषज्ञ चिकित्सक सहित सभी चिकित्सा इकाइयों के चिकित्सक व स्टाफ जुड़े रहेंगे। वाराणसी के सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने हृदयाघात, स्टेमी के निदान, ईसीजी की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर कई जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी व चिकित्सक मौजूद थे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कैसे प्राथमिक स्तर पर उपचार करके हार्ट अटैक से पीड़ित व्यक्ति की जान बचाई जाए, इस पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है। अगर इसके सकारात्मक परिणाम निकलते हैं तो आगे बृहद स्तर पर इसे शुरू किया जाएगा। आईसीएमआर के एक स्टेमी प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आईसीएमआर, बीएचयू और चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश के बनारस और आसपास के जनपदों के द्वारा मिलकर ये कार्यशाला कराई जा रही है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पतालों में जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं और जो नर्सेज हैं उनके साथ मिलकर और बीएचयू को एक हब बना के हब एंड स्पोक मॉडल के तहत कुछ टाइप के हार्ट अटैक में किस तरीके से प्राथमिक चिकित्सा उपचार देकर उनको 24 घंटे तक स्टेबलाइज करके फिर हब में लाया जा सकता है, उसके ऊपर कार्यशाला है। अगर ये सफल हुआ और उसमें आगे हम कोशिश करेंगे कि अगर ये सफल हुआ तो बीएचयू को हब बनाकर आसपास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे वाराणसी, जौनपुर, भदोई, चंदौली हैं, उनमें इसको स्पोक बना के आगे कार्य किया जाएगा, जिससे जनता को कुछ किस्म के हार्ट अटैक के केसेस में पहली राहत मिल सके और जान बच सके। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ।
वाराणसी लाइव, सच के साथ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalaya. I am proud of Mahavidyalaya for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उत्तर प्रदेश को विपक्ष द्वारा जंगल राज बताए जाने पर जमकर जुबानी हमला किया। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि जंगल राज वाले अब जंगल में चले गए हैं और अब यूपी में सुशासन वाले सत्ता में हैं। उत्तर प्रदेश में जो भी अपराध करेगा या तो वह बचेगा नहीं या फिर उसे खोज कर पुलिस कठोर से कठोर सजा दिलवाएगी। डिप्टी सीएम ने अखिलेश यादव के द्वारा बीजेपी के विधायक और सांसदों के कार्य न किए जाने के बाद महासंपर्क के लिए बाहर से मंत्रियों के बुलाए जाने के बयान पर कहा कि जिनके पास कोई सांसद न हो और विधायक हो फिर भी इस तरह का बयान दिया जा रहा है, यह अल्प ज्ञान का सूचक है। पूरे देश में बीजेपी के सांसद और विधायक, केंद्र के मंत्रिपरिषद व राज्यों के मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्रीगण हैं। किसी पार्टी का कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वो मंत्री हो या कार्यकर्ता हो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मुझे पार्टी के कार्यकर्ता के नाते महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है। अखिलेश यादव का अल्प ज्ञान है। वहीं डिप्टी सीएम से स्वामी प्रसाद मौर्य पर सवाल किए जाने पर उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब अखिलेश यादव के भोंपू हैं, उन पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। और जिसके पास देश भर में कोई ना सांसद हैं ना विधायक हैं और उस पार्टी के द्वारा इस प्रकार की बात कहना, और मुझे लगता है कि ये अल्प ज्ञान का सूचक है। मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरे देश में है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक पूरे देश से हैं। केंद्र के मंत्रिपरिषद में, अनेक राज्यों के मंत्रिपरिषद में वरिष्ठ मंत्रीगण हैं और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता को, चाहे वह मंत्री हो और चाहे वो केवल कार्यकर्ता हो, कहीं पर भी लगा सकते हैं। मुझे भी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते महाराष्ट्र में भेजा जा रहा है, तो यह तो श्री अखिलेश यादव जी का अल्प ज्ञान कहूँगा मैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी सिंगोल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो राजतंत्र का प्रतीक था, अभी उसका इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? वो अखिलेश जी के भोंपू हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। अधिशासी अभियंता यांत्रिक खंड 2 जल निगम दीनापुर में पिछले 10 माह से भुगतान न होने से क्षुब्ध ठेकेदारों का धरना शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। जल निगम दीनापुर में पिछले 10 माह से भुगतान न होने से क्षुब्ध ठेकेदारों का आज तीसरे दिन भी धरना जारी रहा। इस चिलचिलाती धूप में धरने पर बैठे ठेकेदारों से उनकी समस्याओं को सुनने के लिए जल निगम का कोई भी अधिकारी धरना स्थल पर अब तक नहीं पहुंचा, जिससे ठेकेदारों में रोष व्याप्त है। ठेकेदारों ने आज तीसरे दिन धरना स्थल पर विरोध स्वरूप चाय बेचने का कार्य किया। सोमवार को धरना स्थल पर पकौड़ी बेचकर अपना विरोध प्रकट करेंगे। इसके बाद भी संवेदनहीन हो चुके जल निगम प्रशासन ने अगर उन लोग की मांगों को नहीं माना तो वो लोग घंटा घड़ियाल बजाकर उनकी कुंभकर्णी नींद से उनको जगाने का कार्य करेंगे। धरना स्थल पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए ठेकेदार सुरेश कुमार, पीसी गुप्ता, युवराज ने संयुक्त रूप से कहा कि जल निगम प्रशासन की हठवादितापूर्ण रवैया हम ठेकेदारों को भीख मांगने पर मजबूर कर रही है। 1 जून के बाद हम लोगों द्वारा सारा मेंटेनेंस एवं ऑपरेशन का कार्य पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा, जिससे शहर में अगर सीवर की समस्या बिगड़ी तो इसकी सारी जिम्मेदारी जल निगम की होगी। धरना में मेसर्स L&T के सुजीत दास, मेसर्स वीटेक बाबा के राजीव पांडे, मेसर्स तोशिबा वाटर सोल्यूशन के अजय सिन्हा एवं विजय दुबे, वीरेंद्र मौर्य, प्रभाकर, RP सिंह, आलोक सिंह सहित सैकड़ों लोग शामिल थे। इस साजिश के तहत
जल निगम के अधिकारी वन सिटी वन ऑपरेटर का काम यहाँ देना चाह रहे हैं बड़ी कंपनियों को, अडानी अंबानी जैसे लोगों को। एक बार जरूर महाराज जी से ये मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात उन तक पहुँच रही है मीडिया के माध्यम से, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा कि वन सिटी वन ऑपरेटर का जो खर्च आ रहा है वो, और पिछले जितने काम हम लोगों ने किए हैं एक एक साल का वो तुलनात्मक विवरण निकाल लें। अगर कहीं इससे खर्च काम में वन सिटी वन ऑपरेटर का काम होता है तो जरूर उनको काम दे दिया जाए, अन्यथा हम लोग के रोजी रोटी पे लात मारने का काम ये सरकार न करे। 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल रंग चित्रण कार्यशाला में शनिवार को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग के सभागार में कलाकारों ने रंग ब्रश के माध्यम से अपना जौहर दिखाया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के ललित कला विभाग में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय जल रंग चित्रण कार्यशाला के अवसर पर शनिवार को विभाग के सभागार में विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने अपने रंग ब्रश के माध्यम से जौहर दिखाए। इस अवसर पर डॉक्टर राजकुमार पांडे द्वारा निर्देशित फिल्म निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला में जमशेदपुर से आए युवा कलाकार तपन राय द्वारा जल रंग में मानव आकृति का संयोजन आकर्षण का केंद्र रहा। उन्होंने अपने रंग ब्रश के नए तकनीक से छात्र छात्राओं को अवगत कराया। इसी क्रम में पुरुलिया वेस्ट बंगाल से आए प्रकाश महतो ने वाराणसी घाट को जल रंग के माध्यम से अलग अंदाज में दिखाने का कार्य किया, जो लोगों को देखने पर मजबूर कर रहा है। बोकारो से आए सरोज मिश्रा ने प्रकृति चित्रण किया। कार्यशाला के अवसर पर राजस्थान स्कूल ऑफ जयपुर से आए डॉक्टर राजकुमार पांडे द्वारा निर्देशित फिल्म निजामाबाद की ब्लैक पॉटरी का इतिहास, तकनीक, उत्पत्ति, विकास और बाजारीकरण ऐसे विषय को लेकर फिल्म का प्रदर्शन किया गया। ब्लैक पॉटरी आजमगढ़ से मात्र 12 किलोमीटर दूर निजामाबाद कस्बा को राजस्थान से आए परिवारों ने बसाया और इस ब्लैक पॉटरी की शुरुआत की थी। आज पूरे विश्व स्तर तक इस निजामाबाद ब्लैक पॉटरी को लोग जान रहे हैं। इस अवसर पर डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, डॉक्टर रामराज, डॉक्टर सविता यादव, डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर संजय मिश्रा, शैलेंद्र श्रीवास्तव, प्रार्थना सिंह, प्रतिमा शर्मा, आर के वर्मा, संध्या वर्मा आदि लोग उपस्थित थे। चित्रकला में जो वाटर कलर का एक माध्यम है, इस माध्यम से वो भली प्रकार परिचित होंगे और इस माध्यम की जो टेक्निक होती है वो थोड़ी सी कठिन होती है अन्य विधाओं से, और इसमें कुछ रिएक्शन होते हैं, अपने आप में एक एक्सपेरिमेंटल वर्क होता है। तो इस चीज़ को जब आर्टिस्टों को काम करते हुए देखेंगे तो हमारे जो विद्यार्थी हैं उससे प्रभावित होकर के उनके कला में निखार है। ये हमारे 20 तो आर्टिस्ट ही हैं और उनके साथ 25 विद्यार्थी सम्मिलित हैं। इसी के साथ श्री वाराणसी लाइव का इस संस्करण में समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।